डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, मतलब डाकिया, डाकघर, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी। हमारा जो पहला पार्ट था, छठा पार्ट, जिसका नाम है चिट्ठी का सफर, वहां पे मैं आपको पत्र भी दिखाया था। और ये जो पत्र होता है ये डाकघर में जाके हमें क्या करना होता है, डालना होता है। तो आज मैं आपको वैसे ही डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, तो आप कहेंगे आप क्या कह रही है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए कंवर सिंह की जुबानी मतलब कंवर सिंह की मुंह से हम आज उनकी क्या करने वाले हैं, कहानी सुनने वाले हैं। या डाकिए की कहानी मतलब ये वे जो ये कंवर सिंह जी हैं, ये क्या करते हैं, भारतीय डाक सेवा के वो डाक सेवक है। आपने भी डाकघर में जाकर डाक विभाग का जो दफ्तर होता है, जो ऑफिस होता है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आज ये जो कंवर सिंह है ना, उनकी क्या की जाती है, मुलाकात जो होती है वो ली गई है। और उसमें वो बोल रहे हैं कि डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, मतलब उन्हें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब हम किससे सुन रहे हैं, खुद कंवर सिंह जी उनके जवाब दे रहे हैं बच्चों। तो इसीलिए इस पाठ को कौन सा नाम दिया है, थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, अर्थ स्पष्ट करके दिया कि डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी का मीनिंग क्या होता है। कि एक ये जो डाक सेवक है कंवर सिंह जी, उन्होंने अपनी जो जिंदगी में उन्होंने डाक सेवा का काम या डाक जो बेचने का काम किस किस हालातों में, कौन कौन से हालातों में पूर्ण किया है, ये यहाँ पे इस कहानी में या इस उनकी जो मुलाकात है उसमें उन्होंने क्या किया है बच्चों, तो स्पष्ट किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। देखिए बच्चों पन्ना नंबर 58 पे देखिए हमारा जो 7वां पाठ है जिसका नाम है डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे है, खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की, यही बातचीत आगे दी जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों कि ये जो डाक के जो हमारे जो देखिए यहाँ पर देखिए एक डाकघर का ऑफिस है, वो शिमला के माल रोड पर है। और जनरल पोस्ट ऑफिस है, हमने भी हमारा पोस्ट ऑफिस देखा ही होगा, मनी ऑर्डर कुरियर करना है, हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहाँ से अगर हमें अब इतना नहीं है, आपको सिर्फ क्या मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक यही सब मालूम है बच्चों, आपको पोस्ट ऑफिस में मालूम नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले जो हमारा पाठ था इसमें आपको मैंने पत्र भी दिखाया था, क्योंकि आपको वो भी नहीं मालूम होगा कि डाक विभाग क्या होता है, डाकघर क्या होता है। तो बच्चों कभी कभार अपने पापा के साथ जाइए और पोस्ट ऑफिस कैसा होता है ये देख कर आइए, तो आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है। वहाँ पर क्या होते हैं, ढेर सारे पत्रों के क्या होते हैं, चिट्ठियों के क्या होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ऐसे क्या होते हैं, वहाँ पे गट्ठे होते हैं और उनमें से डाक छाटने का काम 2-3 महिलाएं कर रही थी। और सुबह के 11:30 बजे थे, तो डाक छाटने के जो पैकर होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं डाक विभाग में, वो भी वहाँ पर थे। और थोड़ी सी खिड़की से क्या हो रही थी, गुनगुनी मतलब हल्की सी गर्म हवा खिड़की से आ रही थी और सुबह के 11:30 बजे थे। तभी ये जो कंवर सिंह जी हैं, इन्हें सरकार ने क्या दिया था, एक पुरस्कार दिया था, अच्छे डाक विभाग की सेवा करने वाले हैं। इसलिए ये जो पुरस्कार विजेता थे कौन थे, कंवर सिंह जी। इनसे जो बात की गई है वही आगे क्या कही गई है बच्चों, तो बताई गई है। तो हमारी जो लेखिका है ना प्रतिभा शर्मा, इन्होंने क्या किया है बच्चों, बातचीत की, जिसे संक्षेप में नीचे दिए गए हैं। मतलब ये जो हमारी प्रतिभा शर्मा, ये जो हमारी लेखिका है, उन्होंने क्या किया है, उनसे जो बातचीत की है ना वो इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने उनसे क्या सवाल पूछे, इसके बाद उन्होंने उन्हें कौन से जवाब दिए, जो उन दोनों के बीच में जो बातें हुई उनका संक्षेप में यहाँ पे क्या किया गया है, इस पाठ में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चों, आपका शुभ नाम, पहले तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी जाने के बाद नाम पूछते, तो आपका शुभ नाम, तो कंवर सिंह जी ने क्या कहा, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की
नेरवा गांव का निवासी हूँ और मेरी उम्र 45 साल है। 45 साल का मैं हूँ और मैं क्या करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव में मैं रहता हूँ, मतलब मैं वहाँ का निवासी हूँ। इसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपके परिवार में कौन कौन है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बता ही दिया कि क्या है, मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और मेरा एक और बेटा भी था, वह क्या हो गया, पहाड़ियों में जब क्या कर रहा था, लकड़ियां ला रहा था, तब उसकी बेचारे की मौत हो गई। तो मेरे कुल मिला के 4 बच्चे। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? मतलब वो जहाँ पर भी रहते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो नेवली उनका गांव है, नेरवा गांव है, वहाँ पर क्या है, ढेर सारा पहाड़ी इलाका है। तो उन्होंने कहा मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि आपके बच्चे के साथ जो कुछ भी घटना घटी, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ। अगर हम भी क्या करते हैं, अगर कोई दुख की वार्ता सुनते हैं तो हम भी उनके दुख में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में ऐसे जो घटनाएं ना अक्सर होती रहती होगी ना, कि लकड़ियाँ लाने के लिए जाए या कोई सांप काट दे या कोई जानवर आए, ऐसा होता ही होगा ना बार बार। ऐसा ये जो प्रतिमा पाटिल शर्मा जी है, ये उनसे पूछती है जी, ऐसी घटनाएं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण मतलब मामूली बात नहीं है। ऐसी घटनाएं हमारे जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे बार बार होती ही रहती है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी घटनाओं का होना असाधारण है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि उनका इलाका बहुत ही क्या होता है, पहाड़ी इलाका होता है। जब वो लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं, नीचे तो खाई होती है ना, और उन्हें क्या करना होता है, लकड़ियाँ काटनी होती है, यहाँ से वहाँ जाना होता है। आप भी अगर पहाड़ी मतलब ऊपर आपको चलना है तो आपका भी क्या होता है, बैलेंस यहाँ से वहाँ हो जाता है ना। अगर यहाँ से वहाँ हो जाए तो नीचे जाके खाई में तो गिर ही जाता है ना। तो वैसे ही उन्होंने बताया है कि क्या करें, यहाँ पर भी क्या होता है, ढाकों या घास लाने के लिए हमारी जब औरतें जाती है वहाँ पे बेचारी गिर कर मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर पैदल चलकर ही पहुंच जाना होता है। आपने कभी देखा है ऐसा, अगर हमारे घर में बस या कोई गाड़ी नहीं जाए, वैसा इलाका है हमारा? नहीं, हमारे यहाँ तो घर के सामने ही हमें गाड़ियाँ दिखाई देती है, घर के सामने ही बस दिखाई देती है। अगर ट्रेन भी हो तो आपको, अगर ट्रेन के नजदीक आप रहते हो, जहाँ से ट्रेन गुजरती है, वहाँ पर आपको ट्रेन भी दिखाई देती है। मतलब वे कह रहे हैं कि हमारा ऐसा पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर अभी तक बस नहीं है, गांव तक पहुंचने के लिए बस नहीं है। इसलिए हमें किसका सहारा, अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ता है ना। जाते समय हमें पैदल ही जाना होता है। ऐसे कई इलाके हैं, ऐसा वो बता रही है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे, तो हमें भी सवाल होता है, अरे ये स्कूल कैसे जाते होंगे बच्चे? तो मेरे बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो हम भी सोचते हैं ना, इतनी दूर आप कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे भी है ना, हम भी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मेरे बच्चों का जो स्कूल है ना, वो 5 किलोमीटर दूर है, और बेचारे क्या करते हैं, वैसे ही पैदल या साइकिल से सवारी करके जाते होंगे, वहाँ पर तो बस ही नहीं है ना। तो उन्होंने कहा मेरी जो एक बेटी है वो 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, दूसरी है वो 12वीं, और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में अभी पढ़ रही है, और बेटा जो है ना वो मेरा 10वीं कक्षा में है। मतलब कितनी भी दूर स्कूल क्यों ना हो, हमारे बच्चे जो 10वीं 12वीं तक क्यों ना हो, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। आपका जो डाक विभाग है ना, आपका जो हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे और कौन कौन काम करता है आपके डाक विभाग में, ऐसा उन्होंने
ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं बैंकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। अब मैं बैंकर बन गया हूँ और लेकिन पहले मैं क्या था, डाक सेवक था, डाक डालना और डाक डालने का काम करता था। अब मैं जो ऑफिस में बैठकर पैकर होता है, जो पैकर होता है वो भी बन गया हूँ, लेकिन मैं हूँ वैसे का वैसा नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, हम भी सोचते होंगे डाक सेवक का काम क्या होता है, मालूम नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार ये जो लेखिका है वो कहती है कि डाक सेवक का काम क्या होता है, तो वे बताते हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने मुझे गांव-गांव जाना होता है। जैसे मैंने हमारे पहले जो पाठ था चिट्ठी का सफर, उसमें मैंने बताया था कि हर कार्य को काम क्या था, तो वैसा ही काम है डाक सेवक होते हैं ना, उन्हें भी करना होता है ना। चिट्ठी हो, मनी ऑर्डर हो, बूढ़े लोगों की पेंशन हो, रजिस्ट्री पत्र हो या पार्सल हो या लाइट बिल हो, बिल भी हो, तो हमें वहां पर जाकर देना होता है। ये डाक सेवक का काम होता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने से नए तरीके आए हैं। आप भी सोचते होंगे आप क्या जरूरत है पेंशन देने की, मनी ऑर्डर देने की, रजिस्ट्री पत्र देने की, अब तो ऑनलाइन सब हो जाता है, बिल भी हम ऑनलाइन भरते हैं ना, तो वहां पे जाके क्या जरूरत है, मोबाइल पे क्या करो, बिल पेमेंट कर दो या गूगल पे करते हैं। तो इसी प्रकार आप भी सोचते होंगे अब क्या जरूरत है जाकर वहां पे देना, जरूरी नहीं है ना, सब कुछ मोबाइल पे तो हो जाता है। तो वे क्या कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए, जैसे मोबाइल हो, ईमेल हो, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया मतलब माध्यम क्या है, डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। मतलब उन्होंने क्या बताया है कि आजकल आप कहते हैं हाँ शहरों में ये सब है, लेकिन हमारे जैसे जो ग्रामीण पहाड़ी इलाके हैं ना, वहां पर अभी भी डाक सेवक का क्या किया जाता है, आदर और सम्मान किया जाता है, और वो उनका इंतजार करते रहते हैं कि हमारा पत्र कब आएगा, हमारी पेंशन कब आएगी, अगर एक आध बच्चे का रिजल्ट हो, परीक्षा का रिजल्ट हो, वो कब आएगा। इसलिए सारे लोग गांव के लोग होते हैं, गांव देहातों के लोग होते हैं, वो उनका इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं, हमें कहीं डाकघर मालूम नहीं, डाक विभाग मालूम नहीं, इसके बाद ये डाकिया क्या होता है ये भी मालूम नहीं, क्योंकि हमारा सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है। इसलिए हम उनका कभी भी क्या करते नहीं या क्या करते हैं, इंतजार नहीं करते ना, हाँ आ जाएगा, बिल है तो भर जाएगा, आ जाएगा, ऐसा हम कहते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो इसके बाद लेखिका जी पूछते, हमने सुना है कि हमारी जो भारतीय डाक सेवा है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी डाक सेवा मानी गई है, वो भला कैसे कहा गया है? ऐसा वो उनसे सवाल पूछते हैं। सुना तो आपने बिल्कुल सही है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सस्ती है। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेशा पहुंचा सकते हैं। वो क्यों अच्छी है? क्योंकि 5 रुपए में हम क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। जो कुछ भी पोस्ट कार्ड होता है उसकी कीमत भी कितनी बताई है, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे। अब ये 50 पैसे है ना, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर कभी आपको दादाजी के पास 50 पैसे 25 पैसे मिले तो आप देखेंगे कि 1 रुपया अब हमारा हो गया है, तो हम सिर्फ 1 या 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये ही देखते हैं, इनके ही कॉइन देखते हैं, हम 50 पैसे नहीं देखते। तो 50 पैसे में क्या मिलता था, जो पोस्ट कार्ड होता है वो मिलता है, इस पर हमें जो कुछ भी मजकूर होता है वो लिखना होता है और दुनिया के किसी भी कोने में हम उसे भेज सकते हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय डाक सेवा है ना, वो अव्वल है, वो श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने बताया है कि 5 रुपये दो और सारी जानकारी है वो हमें 5 रुपये में मिल जाती है। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा ना, तो उन्होंने इसके बाद सवाल पूछा, मजा अच्छी है ना आपकी नौकरी, आपको तो बहुत मजा आता होगा। तो उन्होंने कहा मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों को मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी के मारे चेहरा, तो उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं,
बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद ही मिलती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बूढ़े बुजुर्गों को 6 महीने के बाद पेंशन मिलती है, तो वो किसका इंतजार करेंगे? ये जो डाक सेवक होते हैं इन्हीं का इंतजार करेंगे ना। अरे वाह, ये कब आएंगे, चिट्ठी लेकर कब आएंगे। इसके बाद उन्होंने बताया जो कुछ भी रजिस्ट्री पत्र होते हैं, मतलब 10वीं कक्षा का रिजल्ट हो, 12वीं का रिजल्ट हो, अगर एमपीएससी का रिजल्ट हो, जो कुछ भी रिजल्ट होते हैं ना वो रजिस्ट्री पत्र में आते हैं। या किसी को नौकरी मिली है तो उन्हें कब पता चलता है? जब ये डाक विभाग के डाकिया सेवक आते हैं तभी उन्हें पता चलेगा ना, इसलिए उनका इंतजार करते हैं। हम भी वो करते हैं ना, हमारा अगर पेपर हो, एग्जाम हो, तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ऑनलाइन देखते रहते हैं कब आएगा कब आएगा। तो उसी प्रकार ये जो पहाड़ी इलाकों के होते हैं लोग, वो उनकी राह देखते हैं। इसके बाद जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मनी ऑर्डर, उनका बेटा अगर दूर हो तो वो मनी ऑर्डर भेजता है, तो पैसे तो हर एक को लगते ही है ना। ऐसा कोई नहीं है कि बिना पैसे के सब कुछ मिल जाता है। हर एक चीज खरीदने के लिए हमें पैसा जरूरी होता है। इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो, नियुक्ति पत्र लाने के लिए, या बूढ़े माँ बाप को भी अच्छा लगता है, बच्चे ने पैसे मिले, बच्चे ने मुझे पैसे भेजे, ये मुझे मिल गए, इसकी खुशी भी तो दुगना होती है ना। तो ये जो चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई देती ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कंवर सिंह जी बताते हैं बच्चों। तो आपको अभी तक इतना तो समझ में ही आया होगा, ये बहुत ही बड़ा लेसन है। इसलिए मैं दूसरे भाग में या पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि इसके आगे उन्हें क्या क्या सवाल पूछे गए, उनके साथ और कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये हम आगे की वीडियो में बच्चों देखने वाले हैं। तो आज आपको क्या करना है बच्चों, इस पाठ का सिर्फ पठन कीजिए। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और हमने अगले या पहले वीडियो में देखा हमारा जो चैप्टर था बच्चों, 7वां पार्ट था हमारा डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है, इसमें मैंने पार्ट 1 नाम दिया था। और आज मैं आपको इसका भाग दूसरा जो आधा रह गया था वो आज मैं बच्चों आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए रिमझिम भाग 5 में से देखिए पन्ना नंबर 60 देखिए, वहां तक हम आए थे कि ये जो उनकी जो मतलब ये जो प्रतिमा शर्मा लेखिका है, जब उनकी क्या करती है, बातचीत उनसे होती है, तो बातचीत के दौरान उन दोनों में क्या क्या बातें होती हैं, इसका यहाँ पे संक्षेप में वर्णन किया गया है बच्चों। तो आगे का जो हमने बताने वाला है कि उन्हें उनका नाम क्या था, वे कहाँ पे रहते थे, पहाड़ी इलाके में रहते थे। इसके बाद क्या बताया मैंने कि उन्हें बच्चे कितने थे। इसके बाद ये काम करना उन्हें अच्छा लगता था, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। भारतीय डाक सेवा का सेवक बनकर एक डाकिये का या एक बैंकर का काम करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था बच्चों। तो इसके आगे देखिए पन्ना नंबर 60 निकालिए। मैं क्या करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़कर इसका स्पष्टीकरण करती जाऊंगी, आप भी इस पर बच्चों ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बाद में उनसे प्रतिमा शर्मा जी ने सवाल पूछा है, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने पूछा, क्या आप शुरू से इस डाकघर में काम कर रहे हैं? तो शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। तो उन्होंने कहा, मैं पहले कहा था लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में था। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 4-5 साल तक किन्नौर जिले में मैंने नौकरी की है। आप कहेंगे ये कैसे गांव है, किब्बर गांव, किन्नौर गांव, ये हिमाचल प्रदेश के बच्चों क्या है, गाँव के नाम है। ध्यान दीजिए, किब्बर, किन्नौर, मतलब वहाँ पर किब्बर के स्थान पर उन्होंने 3 साल नौकरी की है। इसके बाद किन्नौर जिले में भी उन्होंने नौकरी की है। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है न ही वहां टेलीफोन है। ऐसे जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। मतलब अभी तक उन पहाड़ी इलाकों में, मैंने कल ही आपको बताया था या पहले वीडियो में आपने देखा है बच्चों कि वहां तक अभी तक बस नहीं थी। वहां पर अगर डाकिया को क्या करना, डाकिया को कहाँ पे जाना था, ग्रामीण डाक सेवक को ही उसे काम करना था। ग्रामीण का अर्थ क्या है, गांव से संबंधित जो डाकिया चुना जाता था वो डाकिया उनके घरों में जाके या उनके गांव में जाके वो डाक सेवा का काम करता था। मतलब जो कुछ भी मनी ऑर्डर हो, पेंशन हो, रिटायर लोगों के लिए जो पेंशन मिलती है वो उन्हें वहाँ पे जाके दी जाती थी। इसके बाद प्रतिमा शर्मा जी ने सवाल पूछा, आप
पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा ना। आप तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो जाहिर ही है ना, यहाँ वहाँ तक डाक पहुंचाना आसान काम नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने बताया हाँ मुश्किल तो बहुत ही आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय में रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। वे कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता था और उसके बाद जो डाक का बोरा होता है, आपने भी देखा होगा अगर आप एसटी या बस से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सुबह सुबह क्या होता है, एक डाकिया आके उसमें एक बोरा रखता है, एक थैली रखता है कंडक्टर के पास। तो वो जाके दूसरे इलाकों में या जो दूसरे गाँव में या दूसरे जिले में वो जाता है और वो क्या करता है, बस सेवा क्या करता है, पहुँचाता है। तो सुबह 6 बजे क्या थी, बस थी और शाम के 8 बजे मैं वो बोरा लेके आता था। वहाँ से जो पत्र होते हैं यहाँ पे लाना और यहाँ के पत्र दूसरे जिलों में पहुँचाना, ये काम ही वो किया करते थे। बस से डाक का बोरा उतरता था। पैकर को तो यही सब काम करने पड़ते हैं, जो पैकर होते हैं उन्हें यही सब काम करने पड़ते हैं। वो क्या करते थे, डाक विभाग में पैकर का काम करते थे, मतलब थैलियाँ यहाँ से पहुँचाना वहाँ से पहुँचाना। पैकर मतलब पैक करना, जो कुछ भी वहाँ पे पत्र थे, रजिस्टरी पत्र थे, उन सबको पैक करना, उन्हें अच्छी जहाँ जहाँ पहुँचाना था वहाँ पे पहुँचाना, ये काम पैकर का होता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में बर्फबारी होती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में चलना ही चलना है। मतलब ये बताते हैं कि जिलों इन जो जिले थे ना, जैसे किन्नौर और लाहौल जिले में, ये हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे बर्फबारी होती थी। बर्फबारी होने के कारण उन्हें जो पैर थे उनके, वो बर्फ में चलना पड़ता था ना, उन्हें बर्फ में चलकर 26 किलोमीटर चलना पड़ता था, एक गांव और दूसरे गांव। मानो अब यहाँ पे एक गांव है, जैसे वारनाली है, वारनाली के बाद आप देखेंगे विश्राम बाग है, तो वैसे ही उनके क्या थे, दूर दूर तक गाँव थे और एक गाँव में सिर्फ 5 या 6 और 7 इतने ही घर होते थे। तो एक गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो दूसरा गांव वहाँ से चलना कर जाने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब उन्हें हर रोज 26 किलोमीटर क्या करना पड़ता था, चलना पड़ता था। और किस में चलना था उन्हें, तो उन्हें बर्फ में चलना पड़ता था, क्योंकि अप्रैल और मई महीने में क्या थी, बर्फ ज़्यादा पड़ती थी और इससे उन्हें पैरों की रक्षा करनी पड़ती थी। नहीं तो स्नो वाइट के कारण, मतलब हम भी अगर क्या हम बर्फ पर चल सकते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रिज में से थोड़ा भी बर्फ अगर हाथ पर रखें तो हमारा हाथ कैसे हो जाता है, बहुत ही ठंडा पड़ जाता है ना, तो इसी प्रकार वो स्नो वाइट हो जाता था। मतलब उनके पैर जो है ना, वो जैसे हम ठंडी में कहते हैं ना, मराठी में कहते अकड़ल, तो हम ठंड में जब गुजरते हैं या जाते हैं तब हमें क्या होता है, बहुत ही ठंड, सब कुछ हमारे जो हाथ होता है, वो पाँव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं। क्या हम बर्फ में पाँव रख सकते हैं ज़्यादा देर तक? नहीं। तो इन्हें तो 26 किलोमीटर हर रोज चलना पड़ता था। तो इसके कारण, स्नो वाइट के कारण उनके पैरों में क्या हो जाती है, गैंग्रीन, एक प्रकार का रोग होता है और इससे क्या हो जाती है, जो उंगलियां होती है वो उनकी झड़ सकती थी। तो उन्होंने कहा इससे भी हमें बचना था और वो कह रहे हैं कि चलना ही क्या है, हमारी जिंदगी है, हमें चलने से कोई डर नहीं लगता था, हमें तो सिर्फ चलना ही चलना होता था। आगे बताया गया है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इससे आगे भी कोई प्रमोशन है क्या, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। पहले आपने बताया कि मैं डाक सेवक था, इसके बाद बताया कि मैं पैकर हूँ और इसके आगे भी कोई आपका प्रमोशन होता है? तो उन्होंने बताया कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है, सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है, पैकर का वेतन बाबू के जितना तो नहीं होता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जाता, इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन
बढ़ता ही जा रहा है, न जाने आने वाला समय कैसा होगा। मतलब उनसे पूछा गया कि आप पहले तो एक डाक सेवक का काम करते थे, इसके बाद आप पैकर बन गए और इसके आगे भी कोई आपकी नियुक्ति होती है तो इन्होंने, या प्रमोशन होता है ना, तो उसी प्रकार उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं होता है, इसके लिए हमें एक इम्तिहान पास करनी होती है, एक परीक्षा होती है, वो हमें जब पास हो जाएंगे तब हम उसके आगे होते हैं। तो इसे क्या कहा गया है उन्होंने कि हम डाकिया बनते हैं। और जो अफसर होते हैं ना, जो बाबू लोग उन्होंने कहा है, तो वो जो बाबू होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या टेबल पर ऑफिस का काम करते हैं, इनका वेतन होता है ना वो हमसे बहुत ही ज़्यादा होता है, उनके हिसाब से हमारा वेतन बहुत कम होता है, ऐसा उन्होंने बताया। और हमने जितने भी और जो कुछ भी डाकिये रिटायर होते हैं तो उनकी जगह पे नए डाकिये नहीं लाए जाते, क्योंकि आगे का जमाना कैसा हो ये तो मालूम ही नहीं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नया डाकिया लिया जाए तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन अगर डाकिये का कामकाज थोड़ा धीमी गति से शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा तो आधुनिक युग है, आधुनिक जमाना है, तो यहाँ पे क्या होता है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई योजनाएं क्या होती है उपलब्ध हो जाती है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि जब कोई डाकिया रिटायर होता है तो उसकी जगह पर जो पुराने लोग होते हैं उन्हें ही काम उसका सौंपा जाता है, तो उन्हें बहुत ही काम करना पड़ता है। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है, ऐसा उन्होंने पूछा। काम के दौरान ऐसा कुछ घटा है कि या बहुत कुछ ऐसा बात हो गई है, ऐसा उन्होंने पूछा प्रतिभा शर्मा जी ने, ये लेखिका है, इन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा एक घटना आपको सुनाता है, मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। उन्होंने कहा है कि मैं जब शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में था ना, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो डाकिये होते हैं या ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने पैकर होते हैं, उन्हें कभी कभार जो ड्यूटी होती है वो क्या करी जाती है, पोस्ट ऑफिस की रक्षा करने के लिए भी उन्हें ड्यूटी लगाई जाती है। पोस्ट ऑफिस के रेस्ट हाउस में वहाँ पे उन्हें चौकीदारी का काम भी करना पड़ता था। तो क्या होता है, एक दिन देखिए, यह 1998 की बात है, ऐसा उन्होंने बताया। 29 जनवरी उन्होंने उस दिन को बयां किया है या बताया गया है कि 29 जनवरी था उस दिन और रात का समय था। और क्या हो गया, रात के 10:30 बजे हुए थे। तभी क्या हो गया, किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, पोस्ट ऑफिस का दरवाजा आके खटखटाया, क्योंकि वो तो पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे चौकीदारी का काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलो कि तुमसे बात करनी है। तो इन्होंने कहा इतने रात को कौन आया होगा? तो नहीं तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है, आपका क्या काम है? हम भी पूछते हैं ना। मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने भी पूछा आप कौन है, क्या काम है। ऐसे रात को अगर कोई 10:30 बजे ऑफिस में आ जाए तो हम भी क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कुछ काम है, ऐसा पूछा। दरवाजा खोला तो उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें लगा कुछ तो ऐसा काम आया होगा, अगर कोई आदमी या कोई मतलब मुसीबत में होगा तो उसकी सहायता करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला। तो 5-6 लोग अचानक से अंदर आए और अंदर आकर उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चला ये मुझे क्यों पीट रहे हैं, तो उनसे बोल रहे थे कि मुझे क्यों पीट रहे हो। उन्होंने क्या किया, सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी और जोर जोर से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, उन्होंने उनके सिर पर जोर से मारा और जोर से मारने के बाद बेचारे का सिर फट गया। मतलब एक हाथ कोई डंडा वगैरह लिया होगा, जोर से उन्हें सिर पर मारा और उनका सिर फट गया। और भी लगा, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठे। बेहोश होने से पहले सिर को चिल्लाते रहे, जोर जोर से चिल्लाते रहे, ताकि जो नजदीक के लोग हैं ना वो क्या हो जाए, उन्हें कुछ तो पता चले कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर वैसे ही चुप बैठते या घबरा जाते तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो वहाँ पे नहीं आ पाते था। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा इसके बाद मैं बेहोश हो गया और आगे क्या हुआ इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। जब उन्हें होश आया
तो वे कहाँ पे थे? शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग नज़दीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है। मतलब उन्होंने जान पे खेल कर वहाँ पर क्या किया था? चौकीदारी का काम किया था। वहाँ पे क्या हो गया था उस रात? मैंने अभी बताया कि उनके सिर पर जोर से मारा और उनके मतलब आँखों के आगे क्या होगा? अंधेरा छाया होगा और वो बेहोश हो गए होंगे। जब वो सुबह उठे तो वो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में थे। उन्हें जोर की चोट आई थी, इसलिए उनके सिर पर टाँके लगाए गए थे। उनका बेटा, जो उनका 17 साल का बेटा था, वो भी उनके पास साथ ही रहता था और पड़ोस के रूम में होगा या वहीं पर था। तो उन्होंने पापा की आवाज़ सुनी और अड़ोस पड़ोस के थोड़े बहुत लोग लेकर वो आया और अंदर वो दफ्तर के अंदर शीशे तोड़कर वे सभी लोग दफ्तर के अंदर आए। वहाँ पे अंदर उन्होंने प्रवेश किया और जो बेहोश हालत में कंवर सिंह जी वहाँ पे लेटे हुए थे या बेहोश हो गए थे, उन्हें जल्दी से इंदिरा गांधी शिमला के अस्पताल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? रख दिया। तो इसके बाद क्या हो गया? उन्हें अपने बेटे से पता चला कि बाद में क्या क्या हो गया ऐसी। तो ये जो पूरा उन्होंने मतलब क्या क्या उस दिन घटित हुआ था, ये उन्होंने बयान कर दिया। और उसकी वजह से वो जो टाँके सिर पर लगे थे, उसकी वजह से वे कह रहे हैं कि आज तक मुझे क्या होता है, एक आँख से थोड़ा कम ही दिखाई देता है, मतलब नहीं दिखाई देता, ऐसा भी उन्होंने हमें प्रस्तुत किया है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बनाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो उन्होंने जो जान पे खेल कर क्या किया था, डाकिये की रक्षा की थी, तो इसलिए उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड उन्हें 2004 में दिया गया। और इस बेस्ट पोस्टमैन का इनाम से क्या किया गया? मतलब जैसे होता है ना बेस्ट पोस्टमैन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, मतलब जो कुछ हर एक फील्ड में क्या होता है, बेस्ट चुना जाता है। तो उसी प्रकार या बेस्ट स्टूडेंट भी चुना जाता है। तो उसी प्रकार उन्हें उस साल 2004 में क्या हो गया? 500 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये देखकर वो तो बहुत खुश हुए, उनके परिवार वाले भी बहुत खुश हुए और वे कहते हैं कि आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं क्या हूँ? एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। मतलब उन्हें बहुत खुशी हुई कि जो कुछ भी मैं काम करता हूँ इसके लिए मुझे एक बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया। तो वो क्या कहते हैं कि मैं आज भी गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। वैसे ही बच्चों, आपको भी कुछ न कुछ करना है, यही आपको कर दिखाना है कि मैं जो कुछ भी करूँगा अव्वल ही आऊँगा। ये अगर आप ठान ले तो आप अच्छी तरह से बच्चों कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिमा शर्मा जी ने बताया है कि जान की बाजी लगाकर उन्होंने पोस्टमैन की रक्षा या उन्होंने पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी किस तरह की, उसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी देहात या खेड़ों या देहाती या पहाड़ी इलाके में जाकर या ग्रामीण इलाकों में जाकर पोस्ट देना या चिट्ठियाँ या पत्र पहुँचाने का काम कितनी अच्छी तरह से किया, ये इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, आपको तो ये पाठ समझ में नहीं आया होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो कुछ भी नए शब्द हैं वो भी अपने नोटबुक में लिखिए और 5 सवाल खुद लिखिए। और जो पीछे भी सवाल, इस यहाँ पे पीछे नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सवाल होते हैं, देखिए चिट्ठी का सफर में थोड़े बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सवाल आप अपने अपने नोटबुक में बच्चों कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।